अ, ये सारी डिस्कशन तो हो गई हमारी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और भी कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आजकल बच्चों के क्या हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, कॉल्स भी आती हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें और हमारी क्या वर्क स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। या कुछ बच्चे अब घबराने लग गए हैं क्योंकि मेरे ख्याल बोर्ड एग्ज़ाम को तो महीने से ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो अब वो टेंशन आने लगी है, उससे पहले तो उनको याद भी नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई फाइटर मूवी देखने जा रहा है, कोई कौन सी मूवी देखने जा रहा है, ठीक है। तो तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अभी भी एक महीने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप अगर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक अच्छा टाइम टेबल आप बना सकते हो, तो आप अभी भी कहने का मतलब जो बच्चा 50 के आसपास सोच रहा है कि मेरे 50% आ गए, उस 50% को आप 70 में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप 100% ले आओगे या 90% आ जाएगा 50 वाला बच्चा भी दिन वन मंथ। एटलीस्ट 10 to 15% वो अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। और ये बहुत क्रुशियल टाइम होता है फर्स्ट मंथ का। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप साल भर कितना भी पढ़े हो, अगर आप उसको लास्ट में रिवीजन नहीं दोगे एक बार भी, तो इट हैपन्स कि जब प्रेशर आता है, जब एग्जाम आता है, तो वहां पे आप ब्लैंक आउट हो चुके होते हो। इवनली आपने पढ़ा भी होता है क्वेश्चन, लेकिन आपको वो आंसर याद नहीं आता है। उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आपने स्टडी की है, एग्जाम देने से पहले उसको एक बार हमने रिवीजन देना है। हाँ जी, आपका है कोई क्वेश्चन? सर जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को थोड़ा सा टाइम रह गया, तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाए कि याद रहे सब कुछ, लास्ट टाइम तक हम भूल ना पाए। देखो बच्चे, लाखों लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक कस्टमाइज तो नहीं दे सकते पर बच्चे के हिसाब से। मान लो एक स्पेशली मेरे पास कोई बच्चा है, तो मैं उसको समझा सकता हूँ उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करके। अब इतने सारों को मैं कोई भी बोलूंगा तो किसी को काम करेगा, किसी को नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कुछ ओवरऑल मेरे जो वर्ड्स ये रहेंगे, अगर आप इनको भी थोड़ा सा फॉलो कर लोगे तो इट विल हेल्प यू लॉट। वो रहेगा कि अब आप ना कुछ भी नया करने से पहले, क्योंकि ऐसा है कि आप इस टाइम ऐसे खड़े हो जहाँ पे आपने बहुत सा सिलेबस कवर कर लिया है, बहुत सा अभी आपको कवर करना है। तो मेरी राय है कि कुछ नया पढ़ने से पहले जो आपने पढ़ लिया है उसको आप एक रिवीजन दे दो। जब आपको कॉन्फिडेंट हो गए कि आपने जो याद है जो आपने याद किया है वो आपको आता है, तब आप फिर कुछ नया पढ़ लो। आप एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता था, जब हम पढ़ते थे तो ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा कि आप एक सिलेबस की कॉपी ले लो। बोर्ड एग्जाम बच्चों को ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है कि सिलेबस आ गया, जैसे मैथ का क्या क्या सिलेबस है, या इंग्लिश का या साइंस का क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। उसकी एक आपने फोटो कॉपी ले ली। अब आप उन टॉपिक में से चेक करो कि कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, कौन से नहीं। जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, इंपॉर्टेंट छोड़ो, जो आपको लगता है कि बहुत ईजी है और उसके मार्क्स के ऊपर भी आप इवेल्युएशन कर सकते हो कि ये 10 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा, उनको आप टिक मार्क कर सकते हो। और उनको सब किसको प्रायोरिटी देनी है मैंने, किसको नहीं देनी है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं एग्जाम में ऐसे भी पढ़ते हैं और बहुत मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर में पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट वो पास हो जाए, ठीक है। कि अब एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो लेकिन वो आएगा ही 2 नंबर का, तो मतलब नहीं ना उसके ऊपर आप 1 वीक वेस्ट कर दें। तो सबसे बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें 10 से 12 मार्क्स का आने वाला है, तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो। बाद में आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप 2 नंबर वाले पे भी आ सकते हो। फिर आजकल जैसे कि प्रेशर भी काफी, मतलब स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते हैं एकदम से, मतलब पहले पढ़ते नहीं है फिर तब पढ़ने लगते हैं, फिर प्रेशर एकदम देखो, से आ जाता है। प्रेशर तो बच्चों पे भी है, माँ बाप पे भी है। बच्चों पे इसलिए है क्योंकि आजकल माँ बाप ने बच्चों के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दिया है। जो स्कूल ही है, उनकी स्कूल की फीस ही लाखों के बराबर है। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी जो हमारे बच्चे हैं उनकी साल की जो फीस है उतने तो हमने बीटेक कर ली थी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता जब उनका टाइम आएगा बीटेक हम पढ़ा भी पाएंगे उनको कि नहीं पढ़ाएंगे, इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है। अब जो बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, ट्यूशन के साथ माँ बाप का एक और सोचेपन है कि उनको एकेडमी भी ज्वाइन, कोई फिट जी, कोई आकाश, अलग अलग टाइप की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सी इंस्टीट्यूट हैं, एलेन है करके है कुछ, कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं।
ट्यूशन अलग है, वो वाली अलग है जो आईआईटी और जेई के लिए तैयारी करते हैं। अब उसमें क्या है, वहां पे भी 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, फीस इतनी है। फिर अब बच्चे के ऊपर 4-5 लाख इन्वेस्ट हो गए, बच्चा तो ऐसे प्रेशराइज हो जाता है। अगर बच्चा उसके बाद ये बोले ना कि पापा मेरे 45 मार्क्स आएंगे 50, तो दे थप्पड़। ठीक, वो बोल नहीं सकता। ठीक है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। और माँ बाप के ऊपर क्या है, माँ बाप एक्चुअली प्रेशर होता है वो माँ बाप जनरेट करते हैं। उसका रीजन है, 2 रीजन मुझे जो लगते हैं। एक तो ये है, उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मैं खुद वकील नहीं बन पाया, जज नहीं बन पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी जज बन। मैं आईएएस नहीं बन पाया तो भी वो बन जाए, क्योंकि मैंने हालात देखे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरी बस एक्सपेक्टेशन है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो बच्चा ना स्ट्रगल करे। तो उसको एक पहले से एक गोल दे दिया जाता है। गोल देना ठीक है, लेकिन उसको फिर वो ठूस ठूस के कि नहीं तूने बनना ही है, बनना है, बनना ही है, वो बहुत बेकार चीज है। सेकंड, पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कुछ बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको अपने रिश्तेदारों में बताना स्टार्ट कर देते हैं, जी मेरा बच्चा इस कोचिंग में जा रहा है, नाइन्थ में इसकी इतनी परसेंटेज आ गई। अब किसी बच्चे की नाइन्थ में 90% है, अब जरूरी नहीं कि 10th में भी उसकी 90% है, लेकिन एक वो बन गया ना लैंडमार्क की, भैया इसके 90 आए हैं तो 10th में भी इतने आने चाहिए। और बाई चांस उसके 60-70 आ गए तो हो भाई, तूने तो तैयारी नहीं की, पढ़ा नहीं, हो गया ना एक प्रेशर। तो सबसे पहले माँ बाप क्या करते हैं कि वो प्रमोशंस हो जाती है अपने बच्चे की कि ये करने वाला है, हम तो इसको बाहर भेज देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। उससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। मतलब इसको सोशल से रिलेटेड कह सकते हैं, ये हवाबाजी ना खड़ी करे। ठीक है। सेकंड, पेरेंट्स का क्या है कि आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को देख के ही पैसे लगाएं। अब मुझे पता है कि मेरा बच्चा इतना ही कर सकता है, 60% ही ला सकता है। आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको उसी के हाल पे छोड़ दो, आप उसको, मतलब आप बोलो कि बच्चे, आप एक वर्डिंग आप ये भी हो सकती है कि ठीक है बच्चे, आप 100% दो अपना, बाकी देखी जाएगी। तो बच्चे को एक आएगा कि मेरे पेरेंट्स को अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो जोर लगाएगा। लेकिन एक पेरेंट्स ये बोल रहा है कि बच्चा 60% से कम आए तो देख लेना, तेरा ये बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, जेब पॉकेट खर्च बंद हो जाएगा। तो वो चीज बच्चे को बहुत इफेक्ट करती है। दोनों सेम चीज हैं, दोनों चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जो उनकी वर्डिंग है उनमें बहुत फर्क है। तो इस चीज से हमने बचना। और पेरेंट्स को तो मेरी यही एडवाइस है, अपने बच्चे को किसी और बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। ये बहुत चीज होती है, उसका बच्चा डॉक्टर चला गया, बन गया, इंजीनियर बन गया, एमबीए कर गया, तू यहीं पे बीए कर रहा है, सिंपली वो कर रहा है, ये चीज मार्केट में है। मेरी मासी का लड़का वो बन गया, अब तू यहीं पे है। जब बच्चे को आप ये ताना सुनाने लग जाते हो तो बच्चे तो आप खुद में ही वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। ठीक है। और साथ में अल्टीमेटली एक प्रेशर है कि पता नहीं शायद बाकी मुझ में कोई कमी है, ठीक है, कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं। तो पेरेंट्स को इस चीज से बचना है, अपने बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। वो आपके लिए नंबर 1 ही होना चाहिए आपका बच्चा। जैसे सर अभी बोर्ड के एग्जाम आ रहा है, कुछ वीडियो वगैरह बनाए होते हैं यूट्यूब में कि 10 दिन में कैसे पास हो, एक रात में पढ़ के कैसे पास हो, ये वीडियो बनाए होते भाई हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना है तो ये चीजें आ गई हैं कि क्योंकि देखो सारे आजकल क्या क्या कर रहे हैं, व्यूज पाने देखो आप वीडियोस बनाओ, लेकिन उसमें बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन ऐसी प्रमोशन करके 3 दिन में पास हो जाएं, मे भी होते भी होंगे मुझ, क्योंकि मैंने देखी नहीं वेरी ऑनेस्टली क्या करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि इन चीजों से बचना चाहिए। वही स्टडी आपको काम करती है। देखो कोई बच्चा पास हो भी जाएगा लास्ट में। आप, हमें कहावत थी जब हम बीटेक करते थे कि कौन सी थी, लास्ट नाइट फाइट होती थी, जो एक जिसको कुछ कुछ भी याद नहीं, एक सैंपल पेपर ले आता था और रात भर उसको याद करता था और कई बार वो पास भी हो जाता था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होते हैं 20-25, हाँ, लास्ट के 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको याद करते हैं। और वो होता था कि भैया मैं तो वही करूंगा, एक बार पास हो गया फिर मैं, क्योंकि बच्चे को अगर ये लग जाए ना कि मैं 3 दिन में पढ़ के ही पास हो रहा हूँ, तो फिर वो साल भर क्यों पढ़े। ठीक है। तो उसमें आपकी एजुकेशन का लेवल देखो कहाँ जा रहा है। कल को आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, तो ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या होगा। यूपीएससी आईपीएससी बोलते हैं कि एक रात में आईपीएस नहीं, ये मैं तो एडवाइस यही करूंगा, क्योंकि मैं देखो किसी की क्रेडिबिलिटी पे तो नहीं मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज से बचना चाहिए। हमने ओवरऑल एजुकेशन में जाना है। ठीक है, आप करो लेकिन अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता और फिर आप, हाँ,
अब इस चीज़ में क्या है, कोई कोई बोल रहा है कि आप 3 दिन में देखो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एडवाइस दे रहा है तो आप ले लो, लेकिन कोई आपको कोई कोर्स बेच रहा है, कोई प्लानिंग मान लो अपनी स्ट्रेटेजी बेच रहा है 50-50 हज़ार में, 40-40 हज़ार में, तो क्या ये पैसे लगाना आपको लगता है कि ये क्या बोल सकते हैं इसको, कि मेरे हिसाब से तो अपने पैसे बचाने चाहिए, ऐसी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, एक चीज़ मुझे कुछ और भी याद आई है, मेरे माइंड से स्किप हो गई, लेकिन ये है कि मेरी एडवाइस बच्चों के लिए ये है कि आप अगर बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं ना, मतलब एक ये है कि वो अपना प्रेशर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जब एग्जाम आ रहे हैं ना, अपना 100% दो। 100% का मतलब है, एक 100% का बच्चा ये है कि एक सारे 10 चैप्टर है, एक बच्चा 100% दे के 10 चैप्टर कर रहा है, एक बच्चा 100% दे के 8 चैप्टर कर रहा है, एक बच्चा 100% दे के 6 चैप्टर कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। सारे बच्चे सेम नहीं है एक फील्ड में। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक बच्चा एजुकेशन में अच्छा है, एक बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, एक बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे की जो कैलिबर है वो अलग है, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन अब वो बच्चे ने अलग अलग याद कर लिए, आप अपना 100% दो, चाहे चैप्टर कितने भी याद हो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में चाहे आपके 50% आए, चाहे 60% आए, चाहे 70% आए, वो आपकी लक भी है, किस्मत भी है, मेहनत भी है। उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। क्या रिग्रेट नहीं होगा? कि भैया मैं पढ़ सकता था, क्योंकि आप 100% तो दे चुके हो ऑलरेडी, उससे ऊपर तो नहीं पढ़ सकते। तो जो बच्चा जिसने 20% ही पढ़ा है, 30% ही पढ़ा है, और लास्ट में भगवान के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाता है कि भगवान एक बार मेरे 70% आ जाए, 80% आ जाए, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, वो मेरे हिसाब से तो 1% होता होगा, ऐसा होता नहीं है। तो पहले ही 100% दे दो, बाद में फिर फल की इच्छा मत करो, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। सर कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं इस वजह से कि उनके अपना 100% देते हैं, फिर भी उनके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते। ये सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं हम इसको, हमारे जो समाज के लिए एक कह सकते हैं कि दबे की तरह ही है। देखो हर बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी मतलब कहता है उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से ही है, कोई दूसरा बच्चा तो उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो अपने बच्चे को वैल्यू दो, और जब आप बच्चे का आपका खुद ही आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डिमोरलाइज कर रहे हो, तो वो तो सुसाइडल पॉइंट पे जाएगा ही। अब देखो कैसे बनता है ये प्रेशर, कैसे बनता है। एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन कहाँ की हो रही है, 95, 96, 97 बातें बड़ी हुई, उसकी मार्केटिंग हो चुकी है। दूसरे 10th में होने लग जाता है कि नॉन मेडिकल 10th में, हाँ नॉन मेडिकल, किसी ने बीए ले लिया तो उसको अच्छा ही नहीं समझते। किसी ने आजकल देखो फैशन डिजाइनिंग ले ली, कौन सा कोर्स हो गया, जबकि ये भी आजकल स्पोर्ट्स में बच्चा जा सकता है, म्यूजिक में बच्चा जा सकता है, सारे हैं, कोई भी पार्ट कर लो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। लेकिन नहीं, बच्चे को नॉन मेडिकल मेडिकल देना ही है। फिर एक वो लग जाता है प्रेशर कि 95, 96, 90 इतने लानी है। बाई चांस बच्चा 67, 70 तक भी पहुंचा, तो बच्चे को फील होने लगा कि मैंने अपने पापा की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। तब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इवनली बच्चे फेल होने वाला बच्चा तो देखो बहुत मेंटली हरास है ही, लेकिन जो अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी सुसाइड कर रहे हैं, उसका रीजन है कि उनको माइंड में है कि मेरे पापा मम्मा तो क्या क्या बोल रहे थे, लोगों को उन्होंने सुना होता है, अपने पड़ोस में बोल रहे थे मेरा बच्चा तो इस बार टॉप करेगा। जब बच्चे ने टॉप नहीं किया तो बच्चे को गिल्टी फील होती है कि शायद मैंने 100% नहीं दिया। यहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है, यहाँ पे आपके आस पड़ोस की बात आती है। अपने बच्चे से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, अपने बच्चे को बेटा आप 100% दो, आप चाहे पास हो जाए चाहे फेल हो जाए, हम आपके साथ हैं। अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आप दोबारा से ट्राई करें, दोबारा से। आजकल तो मेरे ख्याल आप प्राइवेटली भी दे सकते हो, ओपन स्कूल्स भी हैं, आपका ईयर भी खराब नहीं होगा, कुछ पता नहीं। ओपन बोर्ड्स, इग्नो भी पता नहीं इग्नो में होता है कि नहीं होता है, ओपन बोर्ड्स है। उसमें अगर आप साल भी आपका चला गया तो उस साल को आप इस तरह से यूटिलाइज करो कि जो आपका साल वेस्ट हो गया है उसकी भी क्रेडिबिलिटी आए नेक्स्ट चीज में। तो इस तरह से आप अगर फेल भी हो गए हैं तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। ठीक है, और ये मैक्सिमम चीज डिपेंड करती है पेरेंट्स के ऊपर है कि अगर आपका बच्चा फेल भी हो गया एग्जाम में,
उसको आपने मोटिवेट करना है, ना कि उसको ताने मारना है कि ओहो हमें तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी और अब आपने ये कर गया, तेरा साल बेकार हो गया, हमारे पैसे बेकार हो गए, अब आप क्या करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो, अगर मैं अपना जो जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ कुछ स्मॉल वर्ड्स में, तो यही है कि बच्चे अभी भी अगर 1 मंथ है बच्चों के पास, तो अपना 100% दो, विदाउट टेकिंग एन टेंशन कि क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा। जब आपने 100% दिया, अब आपको चाहे कितना भी सिलेबस कवर हुआ चाहे नहीं हुआ, ठीक है, आप अपनी एबिलिटी से एग्जाम देने जा रहे हो। एग्जाम के बाद जो भी आपका रिजल्ट आया उसको आप, अब पेरेंट्स की बारी है कि अपने बच्चों को डिमोरलाइज नहीं होने देना, उनके साथ में खड़े रहना। ये नहीं कि इस बच्चे के 90 आ गए, तेरे क्यों नहीं आए। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है इतना। कुछ और भी होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।